हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसको प्रथम नगरी या नगरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हम आप लोगों से आज चर्चा करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता आज है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कि इसको ये प्रथम नगरीय सभ्यता है, भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। इसके पहले कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं आई थी जो प्रथम नगरी या नगरीकृत हो। यहाँ पर हम अगर देखते हैं, इसको विस्तृत से पढ़ाई जब करेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि जो सड़कें हैं आज की तरह उस काल में, उस समय में भी जो है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और जो है कि जो नालियाँ बनी हुई थी वो नालियाँ जो है कि सड़कों के किनारे किनारे होती थी। जो घरें बने हुए थे, घर जो बने हुए थे वो घर जो है कि मेन रोड पे न निकल के जो गली की तरफ जो होता है उस तरफ उनके दरवाजे होते थे, दोनों तरफ घर बने होते थे। स्नानागार होता था, अन्नागार होता था, पशु के साक्ष्य मिले हुए हैं, मातृ देवी के साक्ष्य मिले हुए हैं। उस समय के लोग जो है कि कृषि कार्य करते थे, उस समय के धान के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। और उस समय शिल्पकला उद्योग भी बहुत अच्छा खासा चल रहा था। उस समय पक्की ईंटों के भी प्रयोग किए गए हैं, कुछ जगह से चित्राकार ईंटों का प्रयोग मिलता है, और कुछ जगह से जो है कि यल आकार के ईंटों का प्रयोग मिलता है। हमें जो है कि बनावली से जो है कि पुस्ता भी मिला हुआ है, जो सूती कपड़े में लपेटा हुआ मिला है। हड़प्पा से जो है कि अन्नागार मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह नगरीय कृत्य आज की ही तरह से बहुत अच्छी तरीके से बसाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे प्रमुख जो ध्यान देने की बात है वह यह है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले या नगरीकृत के पहले या नगर कैसे बना। पहले कोई भी नगर तब बनता है जब गांव होता है, गांव से विकास करते करते नगर में तब्दील होता है, फिर उसका पतन होता है। लेकिन हमें परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या परिपक्व नगरीकृत ही मिलता है। इसका यह मतलब है कि हमें नगर बनने से पहले के साक्ष्य बहुत कम ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम यह कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस समय में नगर का विकास किस प्रकार से हुआ था, किस ढंग से हुआ था नगर का विकास। तो पहले सबसे पहले आइए हम जानते हैं इसमें हड़प्पा सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण, इसका नामकरण कैसे रखा गया, उसके बाद इसके विस्तार के बारे में जानेंगे और चर्चा करते हैं। तो आइए हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का नामकरण कैसे किया गया? नामकरण, ठीक है। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा एक पाकिस्तान में जो है कि स्थल है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। इसलिए इसको
हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पे या सिंधु नदी के सहायक नदी के तट पे अधिक स्थल मिलने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के समीप अधिक स्थल प्राप्त हुए। अधिक स्थल प्राप्त हुए इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। एक और नामकरण इसका मिलता है, ये पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, तीसरा नामकरण क्या होता है? सिंधु सिंधु सरस्वती सभ्यता। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि सिंधु नदी के एक तट पे जो है या 1947 तक जो स्थल खोजे गए थे अधिक स्थल हमारा सिंधु नदी के तट पे मिले हुए थे। लेकिन 1947 के बाद 1400 स्थलों की खुदाई हुई है। 1400 स्थलों में 1100 स्थल ऐसे हैं जो सिंधु नदी से लेकर के गंगा घाटी के बीच में स्थल पाए गए हैं। इसलिए इसको जो है कि सिंधु नदी से गंगा घाटी के बीच में जो स्थल पाए गए हैं वहाँ पे पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। सरस्वती नदी की सहायक नदी के किनारों पे ज़्यादातर स्थल पाए गए हैं, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का नाम रखने के पीछे मुख्य तात्पर्य यह है कि तांबा और टीन से मिश्रित धातु से जो धातु बनती है, तांबा धातु और टीन धातु से जो धातु बनती है उसे कांस्य कहते हैं। और कांस्य धातु का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण जो है कि इस समय सिंधु घाटी नदी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांस्य का ज़्यादा प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तांबे और टीन से बना कांसा, इसलिए कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा जो है प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति से तात्पर्य है कि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में पहले नगर का खोज हुआ था। पहला ऐसा नगर है जो नगरीकृत था। यहाँ गांव नहीं पाए जाते हैं, गांव जैसा माहौल नहीं पाया जाता है, इसलिए नगर अत्यधिक होने के कारण इसको नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई है, इस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमुख रूप से जानते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ाई करने के दौरान हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही इसे पुकारेंगे। ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट।
नोट हो गया होगा। चलिए अब इसका काल क्रम क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड में भी विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो है विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन आप लोगों को पता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है उसके तहत जो प्राचीन जीवाश्म मिलते हैं हमें, उस जीवाश्मों का सही एज पता लगाया जाता है, लगभग उस टाइम पीरियड का पता लगाया जाता है। तो हम सिर्फ कार्बन डेटिंग का, जिसको C14 बोलते हैं, उसके टाइम पीरियड की चर्चा करते हैं। तो कालक्रम या काल निर्धारण, C14 जो कि रेडियो कार्बन 20 से जो कालक्रम का निर्धारण हम करते हैं उसका हमारा 3 चरणों में बांटा गया है। कालक्रम का जो निर्धारण है वो 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व तक के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। कार्बन डेटिंग से 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व तक के काल प्राप्त होते हैं, जिसको हम 3 भागों में बांट दिए हैं, 3 पार्ट में बांट दिया गया है इसको। पहला पूर्व हड़प्पाई। पूर्व हड़प्पाई का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के पहले की, हड़प्पा सभ्यता से जस्ट पहले की कौन सा टाइम पीरियड था? पैंतीस सौ ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक। पूर्व हड़प्पाई कब से था? 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पाई हड़प्पा जो है, परिपक्व हड़प्पाई चरण 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व तक। इसका मतलब इस समय हड़प्पा सभ्यता की चरम सीमा पे थी, मतलब नगरीकृत पूर्ण रूप से हो गया था, जो मुख्य रूप से हम लोग इसी काल के दौरान की घटनाएं को पढ़ते हैं। वो था 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा था उत्तर हड़प्पाई, हड़प्पा सभ्यता के बाद की। हड़प्पा सभ्यता के बाद ये था 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व तक। एक तो हमारा ये कार्बन डेटिंग के थ्रू तीन जो है कि चरणों में इसको बांट दिया गया था। प्रथम चरण जो था पूर्व हड़प्पाई चरण, दूसरा चरण जो पूर्व हड़प्पाई चरण जो था वो 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा जो चरण था परिपक्व हड़प्पाई 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर हड़प्पाई चरण जो था वो 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक था। लेकिन बच्चों, जिसका
सम्मत से या सभी विद्वान जिसके मत को समर्थन देते हैं, जिसके मत के बारे में हम लोग भी पढ़ते हैं, सर मार्टिमर व्हीलर जी ने इसका चलन रखा हुआ है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक। 2500 ईस्वी पूर्व का मतलब है कि उस काल से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व, जब हमारा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता स्टार्ट होता है, तब तक का चलन माना है और यही सर्व प्रमुख चलन है। इसी के अनुसार हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो सर मार्टिमर व्हीलर (2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक), ये सर मार्टिमर व्हीलर जी ने इसका मुख्यतः इस आधार पे का निर्धारण किया है, C40 रेडियो कार्बन डेटिंग को देखते हुए इस आधार पे इसका सर मार्टिमर व्हीलर जी ने 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका कार्यक्रम निर्धारण किया हुआ है। तो हम लोग यही समझ के चलेंगे, क्वेश्चन सो ऐसा परफेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन पूछेगा तो अन्य अन्य विद्वानों का अलग अलग मत होता है। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः विकास हुआ था। नोट कर लो बच्चों इसको फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमको पता है कि अपना देश स्वतंत्र होने 1947 तक हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ 40 बस्तियों की खोज हो पाई थी। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो सिर्फ 40 बस्तियों की खोज हो पाई थी। लेकिन पिछले 50 वर्षों में हड़प्पा सभ्यता का अपने देश की स्वतंत्रता के बाद लगभग 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है पिछले 50 वर्षों में, जिसमें 1400 बस्तियों में 1925 बस्तियां भारत में पाई गई हैं और लगभग 475 बस्तियां जो है कि पाकिस्तान में पाई गई हैं। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था तब तक जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, अधिकतर बस्तियां पाकिस्तान में मिली थी, बहुत कम ही बस्तियां जो कि भारत में पाई गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो खुदाई हुई है 1400 बस्तियों में 925 बस्तियां भारत में पाई गई हैं और लगभग 475 बस्तियां पाकिस्तान में पाई गई हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत में ज़्यादा क्षेत्रों तक विस्तृत था और हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में विस्तृत हमें प्राप्त होती है। पहला भारत में, दूसरा पाकिस्तान में और तीसरा अफ़गानिस्तान में भी कुछ बस्तियां मिलती हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में
मुंडी गाक एक स्थल है, मुंडी गाक से जो बस्ती मिली है वो अफगानिस्तान की बस्ती है। और सुतगुई एक बस्ती है जो अफगानिस्तान में मुख्यतः बस्ती पाई जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सुतगुई किस स्थल कहाँ से मिलती है, तो उसमें अब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या वो नेपाल दिया रहेगा या चीन दिया रहेगा, तो हम उसमें विकल्प मारेंगे कि अफगानिस्तान में जो है कि सुतगुई बस्ती पाई जाती है। तो हम इसका विस्तार को देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे विस्तार हुआ है। (1947) देश के स्वतंत्रता से पहले कुल 40 बस्तियों की खोज हुई थी। कुल 40 बस्तियों की खोज हुई, जिसमें अधिकतर पाकिस्तान में थे। जिसमें अधिक स्थल पाकिस्तान के थे। देश की स्वतंत्रता के बाद अभी तक देश की स्वतंत्रता के बाद अभी तक 1400 बस्तियों की खोज हो चुकी है। चौदह सौ बस्तियों की खोज हो चुकी है। इस 1400 बस्तियों का ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं। नौ 925 बस्तियां भारत में प्राप्त हुई हैं। 925 बस्तियां भारत में प्राप्त हुई हैं। 475 बस्तियां पाकिस्तान में। ये दो भागों में डिवाइड हो गया है। तो जो 1400 बस्तियां खोजी गई हैं उसमें से जो है कि 925 बस्तियां भारत में ही पाई गई हैं और 475 बस्तियां पाकिस्तान में पाई गई हैं। 900 टोटल बस्तियों में, जो टोटल बस्तियां 1400 बस्तियां थी उसमें 1100 बस्तियां सिंधु नदी घाटी से लेकर के गंगा नदी के घाटी तक या गंगा नदी तक के बीच की बस्तियां पाई गई हैं। गंगा नदी के बीच की बस्तियां 1100 बस्तियां मिली हुई हैं। 1100 बस्तियां, क्योंकि 1100 बस्तियां बहुत होती हैं, तो इसके बीच में जो हमारी सरस्वती नदी थी जो अब विलुप्त हो चुकी है, उसकी जो सहायक नदियां थी उनके नदियों के तट पे पाई गई हैं, जो कि 80% होता है टोटल। तो इस प्रकार से ये कहा जाना कि सिंधु नदी के किनारे अधिक बस्तियां मिली हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम सिंधु और गंगा के बीच में सरस्वती नदी की सहायक नदियों के किनारे 1100 बस्तियों का हम उत्खनन करते हैं स्वतंत्रता के बाद पिछले 50 वर्षों में, जो कि 80% होती है। तो इसी आधार पे जो है सिंधु सरस्वती घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी के आधार पे नाम रखा गया है। तो आगे देखते हैं। (1100 बस्तियां
सिंधु और गंगा नदी के बीच में प्राप्त हुई हैं। जो सरस्वती नदी के सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। जो कि सरस्वती नदी के सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसी की वजह से अब इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। चलो हटाते हैं इसको। ये हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की शुरुआत हुई तो किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आइए, हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति ज़्यादा सही होगा। प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है, की अवस्था को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता जो कि प्रथम नगरीय क्रांति की सभ्यता को दर्शाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में इससे पहले कोई भी नगरीकृत सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं आई थी जो नगरीकृत हो पूर्ण रूप से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर प्राचीनतम
प्राचीनतम सभ्यता के होने की पुष्टि की थी? ये इतिहासकार सब प्रथम इतिहासकार चार्ल्स मैसन जो थे, उन्होंने जो है कि 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीनतम सभ्यता के होने की पुष्टि की थी। इन्होंने बोला था यहाँ पर इस स्थल पर एक प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन उस समय यहाँ पे खुदाई का स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने इतिहासकारों को ये सूचना दे दी थी कि इस स्थल पर एक प्राचीनतम सभ्यता है। नेक्स्ट, भारत में प्राचीनतम स्थलों के खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। खोजने का कार्य जो करता है, भारत में प्राचीनतम स्थलों के खोजने का कार्य जो करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। एक क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी पूछ सकता है कि जो प्राचीन स्थल होते हैं उनको खोजने का जो विभाग है उस किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से इसको जानते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, बहुत मुख्य इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट्स, इसको नोट करते रहिए आप लोग। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? कमेंट में लिख के हमें बता दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग हमें, अभी भी थोड़ा टाइम है, कमेंट कर दीजिए। चलिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने जो है कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना जो है की थी, लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था भारतीय पुरातत्व की स्थापना। ठीक है।
1921 में भारतीय पुरातत्व के विभाग के महानिदेशक 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। इन्हीं की निगरानी में खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का जॉन मार्शल थे। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की खोज उन्नीस सौ 1921 में ही रखाल राय बहादुर दयाराम साहनी थे। राय बहादुर दयाराम साहनी थे। उन्नीस सौ 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी और जो खुदाई करवाए हुए थे वो तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और 1921 में जो है कि इसकी खुदाई करवाए थे। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। तो हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल पे जो है कि बहुत से एक परिपक्व नगरीकृत स्थल है। देख लो, नोट कर लो आप लोग। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। रखादास बनर्जी ने कराई थी। खुदाई करवाई थी। रखादास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। नोट कर लीजिए आप लोग, इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ में सबसे नॉर्थ वाला कौन सा स्थल है, साउथ वाला कौन सा स्थल है, और वेस्ट वाला कौन है और ईस्ट वाला कौन है? विस्तार में आ जाते हैं। ये नॉर्थ हो जाएगा
उत्तरी भारत, ये साउथ हो गया दक्षिणी भारत, ये ईस्ट हो गया पूर्वी हो गया, और ये वेस्ट हो गया पश्चिमी हो गया। ठीक है। ये मांडा जो है सबसे उत्तरी भाग है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अखनूर जिला पड़ता है इसका। मांडा जो है अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पे। चिनाब नदी जो है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। चिनाब नदी के दक्षिणी तट पे, दक्षिणी तट पर पाया गया है, प्राप्त हुआ है। मांडा जो है अखनूर जिला में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पे मिला हुआ है। इसका उत्खनन जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में हुआ था। जगपत जोशी व मधुबाला ने कराया था। जगपत जोशी व मधुबाला ने कराया था। इसका उत्खनन जगपत जोशी व मधुबाला ने करवाया। ठीक है। मुख्य मुख्य नोट कर लीजिए क्या क्या पाए गए हैं, क्योंकि जो मुख्य क्षेत्र होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मांडा से हमको जो है कि 3 संस्कृतियों का विकास होता है। इसका मतलब है मांडा जो है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले, मतलब प्राक हड़प्पाई सभ्यता भी था, हड़प्पा सभ्यता से जस्ट पहले की, और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता एकदम पूरे विकास पे थी तब भी मांडा था, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो रहा था तो भी मांडा से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ से हमें मृदुभांड बने हुए मिले हैं, मिट्टी के ठिकरे बने हुए मिले हैं, जो कि हम जो है कि मांडा से प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि मांडा जो है यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा के अवशेष भी मिले हैं, हड़प्पाई सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, उत्तर हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता से जस्ट पहले वाले, हड़प्पा सभ्यता के और हड़प्पा सभ्यता के बाद के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। सूतकांगडोर, सूतकांगडोर, ये दास्क नदी के तट पे है। क्वेश्चन पूछा जाता है सूतकांगडोर किस नदी के तट पे है? दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसका दुर्ग जो है प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। इसका दुर्ग जो है वो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। आ जाते हैं हम लोग आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर, गलत हो गया, आलमगीरपुर मेरठ जिले में हिंडक नदी के तट पे हिंडक नदी के तट पे स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ जिला, यूपी का जिला है मेरठ। मेरठ जिले में हिंडक नदी के तट पे स्थित है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडक नदी जो है ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है। इसकी खोज 1958 में हुई थी। खोज जो है 1958 में इसका उत्खनन करता जो थे भारत सेवक संघ के सदस्य, भारत सेवक संघ के सदस्य यज्ञदत्त शर्मा थे। यज्ञदत्त शर्मा थे। यज्ञदत्त शर्मा थे। आलमगीरपुर से हमको जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हमें आलमगीरपुर से सिंधु घाटी के उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और हमें यहाँ पे रोटी बनाने का चकला और कटोरे, बहुत ढेर सारे कटोरे के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। रोटी बनाने के चकले, रोटी बनाने के चकला और कटोरे प्राप्त हुए हैं। कटोरे प्राप्त हुए हैं। ओके। और सबसे साउथ में दायमाबाद है। सबसे दक्षिणी शिला जो है, सबसे साउथ वाला दक्षिणी शिला जो है दायमाबाद है। इस प्रकार से आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए। आज की क्लास ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद।